ये जान के भी कि मेरे प्रशिक्षण में मेरे प्राण बसते हैं, आपने ये स्वीकार कर लिया। जो बंधन कुछ दिन पहले बंधा है, क्या वो वर्षों के मेरे प्रति प्रेम से बड़ा है माँ? मलय के तो और उसका परिवार क्या चाहता है, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु आप और पिता महाराज नहीं जानते मेरे लिए क्या सही और क्या नहीं माँ। या ये विवाह केवल एक सौदा है जिसमें मेरी स्वतंत्रता को दांव पे लगाए जा रहे हैं मगध की सुरक्षा के लिए? बोलो माँ, बोलो। मलय केतु ने ये शर्त इसीलिए रखी है क्योंकि आज सवेरे उसे मैंने तलवार द्वंद में हरा दिया। उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए शर्त रखवाई है माँ। परंतु आप और पिता महाराज इससे कैसे सहमत हो सकते हैं माँ? तुमने एक पुरुष का अभिमान तोड़ा है, और जब एक पुरुष का अभिमान टूटता है ना, वो भी एक स्त्री के द्वारा, तो उसे प्रतिशोध के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम्हारे पिता महाराज एक पुरुष है, तुम्हारा होने वाला पति मलय केतु भी पुरुष है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। जब एक पिता अपनी बेटी से हारता है तो उसे प्रसन्नता होती है, परंतु पति हमेशा जीत चाहता है। जो आशाएं तुम्हें अपने पिता से हैं, उसे अपने पति से कभी मत रखना। इस सत्य को तुम जितना जल्दी स्वीकार कर लो अच्छा होगा। कहते हैं कि जब अकारण आकाश से पानी गिरे तो समझो कोई रो रहा है, किंतु इस समय मुझसे अधिक दुखी कौन है? मगध के सैनिक अभी भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की खोज में उनके पीछे थे, और ये बात चाणक्य भली भांति जानता था, और इसीलिए दोनों ने अपने अपने भेष बदलकर ही रहना उचित समझा। अरे रे, ये क्या कर रहे तू? क्या तू भी चंद्र और चाणक्य की भांति मूर्ख है? बीच से गर्म रोटी में हाथ डालेगा तो हाथ तेरा जल जाएगा। किनारे से खाना प्रारंभ कर। कौन चाणक्य माँ? है एक मूर्ख, सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, हार गया। पहले बारीक क्षेत्र पर कब्जा करना था, शक्ति बढ़ानी थी, फिर धीरे धीरे पाटलिपुत्र पर आना था, तो कभी नहीं हारता, क्योंकि ऐसे करने से मलय केतु पीछे से आक्रमण कभी नहीं कर पाता। बात तो सत्य है आचार्य, पाटलिपुत्र से पूर्व हमारा लक्ष्य बाहरी मगध होना चाहिए था। मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य कि तू हमारी योजना में दोष था। योजना बनाने में भूल तो हुई है हमसे, और इसलिए अब मगध पर पैर जमाने से पूर्व उसे बाहर से मिलने वाली सहायता हम समाप्त करेंगे, तभी हम मगध पर आक्रमण करेंगे। हवा कभी एक धारा में नहीं बहती, समय के साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती रहती है। हमें भी अब एक नई योजना और एक नई रणनीति के साथ युद्ध भूमि में उतरना होगा, क्योंकि हमारा समय तभी बदलेगा जब हमारी सोच बदलेगी, और इस नई सोच के साथ भविष्य हमारा होगा चंद्र। देखते हैं कि आने वाला समय मेरे लिए कैसा भविष्य लाता है। ये 3 राज्य मगध के शत्रु हैं, बाकी सभी राज्यों के साथ नंद के बहुत अच्छे संबंध हैं। अर्थात हमें इन राज्य को हमारे अधीन करना होगा,
ताकि मगध के युद्ध के समय हमारा पलड़ा भारी हो। अब आदेश दें आचार्य कि हम अगला आक्रमण कब करें? आक्रमण नहीं, संधि करनी है, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है और संधि करने से अपनी इच्छा से ये राज्य मगध पर आक्रमण करने के लिए हमारी सहायता करेंगे और मगध के मित्र राज्यों पर आक्रमण कर हमें उनको अपने अधीन करना होगा। तो फिर मैं आपको वचन देता हूं आचार्य कि इस बार ना ही हमें कोई रोक पाएगा और ना ही हम किसी को रोकने का अवसर देंगे। इस बार हम अवश्य मगध पर जीत पाएंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारा लक्ष्य अब एक ही है, नंद वंश का विनाश? हाँ, नंद वंश का विनाश। नंद का हर शत्रु हमारा मित्र है, इसलिए पूरी सेना और शक्ति के साथ आपका समर्थन करेंगे। आप बस ये बताइए कि मगध पर आक्रमण कब करना है? नहीं, आक्रमण मगध पर नहीं, मगध के पड़ोसी मित्रों पर करना है। क्या तुम्हें तुम्हारी पराजय स्वीकार है? चंद्र एक एक करके मगध के सभी पड़ोसी मित्र राज्यों को जीतता जा रहा था, किसी के साथ युद्ध करके तो किसी के साथ संधि करके। एक ओर चंद्र अपनी कड़ी मेहनत और साहस के दम पर अपना भविष्य खुद लिख रहा था और दूसरी ओर नंदिनी के भविष्य पर, उसके भाग्य पर कोई और ही अपना अधिकार जमा रहा था। विशाखा रुक, छोड़ूंगी नहीं तुझे आज मैं। विशाखा कर रही है, क्यों शोर मचा रही हो? देखो ना नंदिनी, विशाखा ने इतनी जोर से चूटी काटी, पूरा हाथ लाल हो गया। कितने फूल है इस उपवन में, पर मेरा मन तो एक ही फूल की खुशबू से भरा है, जिसे मसलने को तड़प रहा हूं मैं। नंदिनी, अब तो तुम्हारे निकट आने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। अरे बस भी करो, झगड़ा करना है तो कहीं और जाओ, ये मेरे अध्ययन का समय है। ओह, अरे हाँ भाई, हम तो भूल ही गए थे, राजकुमारी नंदिनी पढ़ते समय महादेव को भी नहीं मिलती। मेरी पुस्तक वापस करो। विशाखा बोल रही हूँ, मेरी पुस्तक वापस करो अभी। रुको, हमें धन्यवाद नहीं कहेंगे आप? आपको गिरने से बचाया हमने। धन्यवाद लेना चाहते हैं आप? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप यहाँ नहीं होते तो फिर मैं गिरती ही नहीं। कितना सुंदर वातावरण है, देखिए ना, पूरा उपवन आपकी सुंदरता देखने के लिए उतावला है और आप अपना चेहरा इस पुस्तक में डुबा रही हैं। चलिए, हमें अपना महल दिखाइए। ये मेरे अध्ययन का समय है, मैं काम करती हूँ, मेरी एक दो दासी को आपके साथ भेज देती हूँ, आप महल घुमाइए। क्या हम ये समझे कि आप अपने होने वाले पति को ना कह रही हैं? क्या मैं अपने होने वाले पति से अपेक्षा नहीं कर सकती कि वो मेरी समस्या समझे? ये सीधी तरह से नहीं मानेगी। समस्या? हम समझ गए आपकी समस्या क्या है। ये पुस्तक जिसका हल है हमारे पास। ये क्या किया आपने?
आपकी समस्या का निवारण आज के बाद आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगी, आप हमारी दृष्टि के आदेश को पढ़ेंगी, समझेंगी और उसका पालन करेंगी। आप पर्वतक राज्य की स्त्रियां अपनी सुंदरता से अपने घर की शोभा बढ़ाती हैं। इस उपवन के फूलों की भांति आप एक सजावट की वस्तु बनकर रह जाएंगी। आपका काम होगा सुंदर दिखना और आपकी मोहक सुगंध हमारा मन बहलाएगी। अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारी बात समझ गई हैं। माँ, मैं जानती हूँ कि पिता महाराज को लगता है कि मलय केतु मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है, क्योंकि वो एक कुशल योद्धा है और उसकी वजह से हमें युद्ध जीते। पर क्या वो मेरे योग्य है? उसने पहले मेरे युद्ध प्रशिक्षण को रोका और आज उसने मुझसे मेरी पुस्तक छीन ली। क्या वो मुझसे मेरी सारी प्रिय चीजें छीन लेगा? क्या विवाह का अर्थ यही है माँ? हाँ, यही विवाह का अर्थ होता है। मलय केतु ने कुछ भी अनुचित नहीं किया। बड़ी माँ, आप विवाह का अर्थ जानना चाहती हो ना, तो सुन लो। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। पति की आज्ञा का पालन करना यही उसका कर्तव्य है और उसका धर्म है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें चाहे जितनी भी स्वतंत्रता दी हो, वही स्वतंत्रता तुम्हें तुम्हारे पति से भी मिलेगी, ये सोचने की भूल मत करना, अन्यथा तुम स्वयं अपना जीवन खराब करोगे। इसमें तो दुखी होने वाली क्या बात है? दुनिया की सारी स्त्रियां करती आई हैं, तुम्हारी माँ ने भी किया और मैंने भी। एक रानी को भी अपने पति की आज्ञा माननी पड़ती है, समझी? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरी बेटी से इस प्रकार बात करो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सोचने के लिए मैं और उसके पिता महाराज है, तुम नहीं। मत भूलो कि तुमसे कहीं अधिक अधिकार मेरा है इस राज्य और इस राज्य से जुड़ी हुई वस्तुओं पर। फिर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम नंद की दूसरी पत्नी हो। बस। बड़ी माँ, पिता महाराज की पहली पत्नी, इसलिए हम सब आपका सम्मान करते हैं, परंतु आप इस सम्मान को हमारी विवशता मत समझिएगा। आप हमारी माँ से ऐसे ऊंचे स्वर में कभी बात नहीं करेंगी। अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या करोगी? क्या करोगी? इसका निर्णय तो अब पिता महाराज ही लेंगे कि कौन क्या करेगा। आज का दिन हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमे वाला दिन है। खबर मिली है कि बादशाह सिकंदर ने यूनान के रास्ते में बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया है। जाने से पहले उन्होंने पूरी फौज की बागडोर आपके हाथ में सौंपी थी। हम चाहते हैं कि आप उनका सपना पूरा करें, इस ताकत को संभालें। बेशक, बजा फरमाया। हम सब की एक राय से हुजूर सेलुकस को नया बादशाह चुनते हैं। मुबारक हो, आप बादशाह बन गए। पर मत भूलिएगा कि आप जिसकी जगह संभाल रहे हैं उन सिकंदर के सपने क्या थे। आपको आगे होकर इस मुल्क पर हमारे यूनान का परचम लहराना चाहिए और शुरुआत पर्वतक और मगध के सूबे से करनी चाहिए। मगध से याद आया हुजूर, मगध से जुड़ी एक खबर। कैसी खबर? कुछ दिन पहले चंद्र और उसके उस्ताद ने फौज इकट्ठी करके मगध पे हमला किया था। कौन है ये चंद्र? वही भारतीय सिपाही जो हमारे खेमे से भाग गया था, दुष्यंत। और इस हमले का नतीजा क्या निकला? सुना है बहुत बड़ी फौज लेके निकला था मगर हार गया। आज मगध की फौज का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारी ग्रीक की फौज ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। तो बादशाह, क्या फैसला किया है आपने? फिलहाल हालात हमारे साथ नहीं, हम हमले के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है लेना। एक वक्त आपने कहा था कि आप बादशाह नहीं, इसीलिए जंग का फैसला आप नहीं ले सकते। लेकिन अब बादशाह बनने के बाद भी आप मेरा बदला नहीं ले सकते। लगता है आप तलवार उठाना भूल गए हैं, इसीलिए बहानों से काम चला रहे हैं। अगर जानती हो कि अब मैं बादशाह हूँ तो बादशाह को कोई ललकार नहीं सकता। चंद्र, अब वही मेरा आखिरी सहारा है। एक बेटी हेलेना थी जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध जा रही थी।
और एक बेटी थी नंदिनी, जिसे अपने पिता पर अटूट विश्वास था। पिता महाराज, आपने सदा मुझे बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। आपने मेरे जीवन का हर निर्णय लिया है और मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार भी है, परंतु साथ ही साथ आपने मुझे अनुचित के विरुद्ध भी खड़ा होना सिखाया पिता महाराज, और आज मैं वही कर रही हूँ। जिस भांति बड़ी माँ ने माँ से बात किया, जिस भांति वो आपको मलय केतु का हर शर्त मानने के लिए विवश कर रही है, वो सही नहीं है पिता महाराज। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे जीवन का निर्णय ले या माँ से ऐसे बात करे। यहाँ पर मेरी चुगली की जा रही है। मत भूलो कि नंदिनी मेरी पुत्री है और मुझे सबसे प्रिय है। तुम भी मत भूलो कि मैं कौन हूँ, और नंदिनी की बड़ी माँ होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं इसके लिए निर्णय लूं। यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो एक दिन इसके कारण हम सबका सर झुक जाएगा। बस। मेरा मुंह तो बंद कर दोगे, पर तब क्या करोगे जब मलय केतु इसे अपने जीवन से बाहर निकाल देगा? यदि अपनी बेटी का अभिमान इतना ही प्रिय है तो जाओ, जाकर ये संबंध अभी तोड़ दो। जाओ, जाओ ना। पिता महाराज, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप क्या विचार कर रहे हैं? नंदिनी, तुम्हारी बड़ी माँ सत्य कह रही है। तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति की शर्त का सम्मान करना चाहिए। तेरे कारण मेरी पुत्री की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा था ना मेरी पुत्री से दूर रहना। मारो, मारो, अरे मार दो, दबा दो मेरा गला। तुम क्या मारोगे? अगर तुम मुझे मार सकते तो बहुत पहले ही मार चुके होते। मारो ना, बढ़ो आगे, दबाओ मेरा गला। परंतु कैसे मार पाओगे? क्योंकि यदि तुमने मुझे मार दिया तो मैंने अपने भीतर जो राज छुपा रखा है उसे कैसे जानूं? नहीं कर सकते ना फिर, इसलिए फिर कभी मुझे डराने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं। मैं हूं। तुम इस समय यहां? बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस समय यहां आना पड़ा? मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए आई हूँ। सिकंदर अब नहीं रहे, मर गए वो। क्या? कैसे? कब? कब मरे, कैसे मरे, वो सब छोड़ो, और मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। सिकंदर के मरते ही उनकी पूरी सत्ता बढ़ चुकी है और हमारी पूरी ग्रीक की सेना बिखर गई है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, मेरे पिता सेल्यूकस ने सिकंदर की जगह ले ली है। अब उनके पास सेना की कुछ टुकड़ियां बाकी है और तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना होगा। मैं समझा नहीं। तुम्हें हमारे ग्रीक के खेमे पर हमला करना होगा, जंग लड़नी होगी मेरे पिता के साथ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता से युद्ध करूं, परंतु क्यों? क्योंकि मुझे यकीन हो चुका है कि मेरे पिता मेरे लिए मगध से जंग नहीं लड़ने वाले हैं, और मैं हर हाल में मगध को पाना चाहती हूँ। अब केवल तुम ही हो जो मेरी इस ख्वाहिश को मुमकिन बना सकते हो। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, परंतु मैं ये प्रयास कर चुका हूँ और मुझे इसमें निराशा मिली। ये बात मैं जानती हूँ। ये जानते हुए भी तुम मेरा साथ देना चाहती हो, क्यों? क्योंकि तुम खुद को हारा हुआ समझ रहे हो। हार और जीत से कहीं ज्यादा जरूरी हौसला और हिम्मत होती है, और मुझे लगता है कि तुम इसी हौसले के साथ मगध को जीत सकते हो। और तुम्हारी कमजोरी केवल ये थी कि तुम्हारी फौज मगध के मुकाबले में बहुत छोटी थी। इसी कमजोरी को पूरा करने के लिए आई हूँ मैं। मेरे पिता से जीतने के बाद मेरे पिता और उनकी पूरी फौज तुम्हारे झंडे के नीचे हो सकती है।
अब मुझे चलना चाहिए। मेरी बताई हुई बात पर गौर करना, क्योंकि मेरे बात माने बिना तुम कभी सपने में भी मगध को नहीं पा सकते। सोच लो, मुझे मलय और नंदिनी से इतना इंतकाम लेना है और तुम्हें नंद से, और हम दोनों का रास्ता मगध होकर जाता है। चलती हूँ।